हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सॉरी गाइस, मैं काफ़ी दिनों से कोई भी स्टोरी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैंने आप सबको बताया था कि मैं गांव जा रही हूं और हमारे गांव में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूं और आज से मैं आपके लिए रोज़ाना स्टोरी अपलोड करूंगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक वांगशांग स्टोरी है। इसमें टॉप वांगजी और बॉटम हमारा विंग है। साथ ही वांगजी की मेंटली हेल्थ ठीक नहीं है, बट वो अपने बच्चे के लिए वो हर चीज़ करता है जो एक नॉर्मल पेरेंट्स नहीं कर पाता। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक जूनियर स्कूल से, जहां एक 5 साल का बेबी जिसका नाम आर्यन था, उसका अपने क्लास के कुछ बच्चों के साथ फाइट हो जाती है। जहां टीचर उन सब के पेरेंट्स को बुलाते हैं, वहीं हमारे आर्यन के फादर को भी बुलाया जाता है। जहां बाकी बच्चों के पेरेंट्स टीचर से कह रहे थे, इस पागल के बच्चे के साथ में आप हमारे बच्चे को कैसे रख सकते हैं? या तो आप इस पागल के बच्चे को बाहर निकालिए या फिर हम खुद अपने बच्चों का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में कर देंगे, मगर हम इस पागल के बच्चे के साथ अपने बच्चे को पढ़ने नहीं दे सकते। तभी आर्यन सभी पर चिल्लाते हुए कहता है, मुंह बंद रखिए आप लोग, और आप मेरे फादर को पागल कैसे बोल सकते हैं? पागल आप लोग हैं, मेरे डैड नहीं। और आप अपने बच्चों को समझाइए, मुझे नहीं। 5 साल के आर्यन के मुंह से ये सब सुनकर टीचर आर्यन से कहती है, आर्यन उन्हें सॉरी बोलो। आर्यन कहता है, टीचर मैं इन लोगों को सॉरी नहीं बोलूँगा क्योंकि आप भी अच्छे से जानती है कि गलती इन लोगों की है। ये लोग रोज़ मुझे बुली करते हैं, मेरे डैड को पागल पागल कहते हैं, तो भला मैं चुप कैसे रह सकता हूँ? और ये कहते हुए आर्यन बाहर भाग जाता है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी आती है और उसमें से एक ओल्ड सा हेड सर्वेंट साथ ही हमारा लैन वांगजी गाड़ी से उतरता है और वो आर्यन को अपनी तरफ आते देख घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर आर्यन को हक करता है और आर्यन से पूछता है, आर्यन क्या हुआ बेटा? क्या टीचर ने फिर से तुम्हें डांटा? आर्यन कहता है, हाँ डैड, और अब मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, मैं दूसरे स्कूल में पढ़ूंगा। जो सुनकर वांगजी कहता है, क्यों, ये स्कूल अच्छा नहीं है क्या? वांगजी आर्यन कहता है, अच्छा है मगर यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं हैं। वांगजी कहता है, अरे वाह, ये कैसे हो सकता है कि स्कूल अच्छा है मगर यहाँ पढ़ने वाले बच्चे अच्छे नहीं है? रुको मैं टीचर से पूछ कर आता हूँ कि आर्यन के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे क्यों नहीं हैं। तभी आर्यन कहता है, नहीं डैड, आप घर चले। वांगजी कहता है, अरे वाह, ऐसे घर कैसे जाऊँ? वांगजी ने कहा ना, वो टीचर को पूछेगा आर्यन के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे क्यों नहीं हैं। क्यों हान अंकल, वांगजी को पूछना चाहिए ना। हान कहता है, हाँ मास्टर। तभी आर्यन कहता है, हान ग्रैंडपा, आप ये क्या कह रहे हैं? तभी वांगजी आर्यन का हाथ पकड़ता है और कहता है, आर्यन चलो। आर्यन कहता है, डैड आप चलिए, मैं पीछे से आता हूँ। वांगजी कहता है, ठीक है, पर तुम आना जरूर। हाँ। आर्यन कहता है, हाँ डैड। अब वांगजी चारों तरफ देखते हुए और बच्चों को हाथ से हाय करते हुए अंदर जाने लगता है। वहीं आर्यन कहता है, हान ग्रैंडपा, आप डैड को यहाँ क्यों लेकर आए? आपसे कितनी बार कहा है, आप डैड को स्कूल लेकर मत आया करो, आप जानते हैं ना डैड की हालत। हान कहता है, सॉरी बाबा, वो टीचर को कॉल आया, जब मेंशन में आया तब मास्टर ने कॉल उठाया और टीचर ने उनसे ही बात कर ली। अब वांगजी टीचर के केबिन में पहुंचता है और 90 डिग्री झुककर टीचर को ग्रीट करता है, साथ ही उन बच्चों के पेरेंट्स को भी। तभी वो पेरेंट्स कहते हैं, आ गया पागल, और वो वांगजी को देखकर मुंह बनाते हैं। तभी टीचर अपनी जगह से खड़ी होती है और वांगजी से कहती है, मिस्टर लैन प्लीज़ आइए बैठिए। वांगजी कहता है, और वो जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर सब शांत देखकर वांगजी टीचर से पूछता है, टीचर क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों हो? तभी टीचर कहती है, कुछ नहीं मिस्टर लैन। तभी एक बच्चे का पेरेंट्स गुस्से में कहता है, कुछ क्यों नहीं है मैम, इनसे कहो ना इनके बेटे को संभाले, वो ऐसे स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट नहीं कर सकता। लैन वांगजी कहता है, क्या आर्यन ने मारा? किसे? आपको? वो पर्सन कहता है, मुझे नहीं, मेरे बच्चे को, देखो उसकी पूरी यूनिफॉर्म ख़राब कर दी। वांगजी कहता है, क्या यूनिफॉर्म ख़राब कर दी? और फिर वांगजी जल्दी से अपनी जगह से उठता है और अपने जेब से रुमाल निकालता है और उस बच्चे का यूनिफॉर्म साफ करने लगता है, मगर रुमाल से वो यूनिफॉर्म साफ़ नहीं हो रही थी क्योंकि आर्यन ने उसके शर्ट पर इंक फेंक दिया था। तभी वांगजी कहता है, अरे ये साफ़ नहीं हो रहा है, लाओ मुझे दो, मैं पानी से धोकर दे दूंगा। और वांगजी उस बच्चे का यूनिफॉर्म निकालने लगता है। तभी सभी वांगजी को रोकने लगते हैं, मगर हमारा वांगजी यही कहे जा रहा था कि लाओ मैं धोकर दे दूंगा, और वांगजी बच्चे के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तभी उसी बच्चे का पेरेंट्स जोर से वांगजी को पुश करता है और वांगजी से कहता है, हट पागल, क्या कर
कर रहा है और उस बच्चे के पेरेंट्स के धक्के के कारण वांग जी फर्श पर गिर जाता है, जो चीज़ आयुआन देख लेता है और आयुआन कहता है डैड, और वो आकर वांग जी को उठाता है। इधर वांग जी रोते हुए कहता है इस अंकल ने वांग जी को मारा, इस अंकल को पनिश करो टीचर, पनिश करो, इस अंकल को पनिश करो। तभी उस बच्चे का पेरेंट्स अपने बच्चे का हाथ पकड़ता है और टीचर से कहता है सॉरी मैम, अगर इस पागल का बेटा यहाँ पढ़ेगा तो हम अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में डाल देंगे। इतना कहकर वो अपने बच्चों का हाथ पकड़ते हैं और स्कूल से बाहर निकल जाता है। इधर आयुआन अपने डैड को शांत करता है और टीचर से कहता है टीचर मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। तभी वांग जी कहता है क्या आयुआन, तुम स्कूल क्यों नहीं आओगे? तुम स्कूल आओगे, मैं उन अंकल से माफ़ी मांग लूँगा। हाँ टीचर, मैं उन अंकल से माफ़ी मांग लूँगा। और वो आयुआन का हाथ पकड़ लेता है। इधर टीचर आयुआन से कहता है बेटा तुम अपने डैड को घर ले जाओ। आयुआन हाँ में जवाब देता है और अब आयुआन वांग जी को लेकर अपने मेंशन में आ जाता है, जहाँ आयुआन अंकल हान से कहता है कि वो डैड और मेरे लिए कुछ खाने के लिए ले आए। वहीं वांग जी और आयुआन कमरे में आते हैं, जहाँ आयुआन वांग जी से पूछता है डैड आप ठीक तो है ना? वांग जी कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। आयुआन कहता है ओके, तो क्या हम वीडियो गेम खेलें? वांग जी ताली बजाते हुए कहता है हाँ वीडियो गेम, चलो हम दोनों वीडियो गेम खेलते हैं। और अब आयुआन और वांग जी वीडियो गेम खेलने लगते हैं, जहाँ वांग जी आयुआन से कह रहा था आयुआन देखो मैं तुम्हें शूट करता हूँ ऐसे डिशुम डिशुम। वहीं आयुआन कहता है डैड मैं भी ऐसे ही शूट करूँगा, आप बच सकते हो तो बचो। और फिर हान वांग जी और आयुआन के लिए मिल्क शेक लेकर आता है और उसके साथ में वांग जी की मेडिसिन भी। और फिर हान वांग जी और आयुआन से कहता है मास्टर युआन बाबा आओ दोनों ये मिल्क शेक पी लो, और हाँ मास्टर आपको ये मेडिसिन भी खानी है। जो देखते हुए वांग जी कहता है हाँ अंकल, मैंने कितनी बार कहा है कि आप वांग जी को इतनी कड़वी मेडिसिन नहीं दोगे, आपको वांग जी की बात समझ नहीं आती क्या? आप गंदे हो अंकल, आप गंदे हो, वांग जी मेडिसिन नहीं खाएगा। हान कहता है पर मास्टर इससे आपकी तबीयत ठीक रहेगी ना? तभी वांग जी कहता है क्या हुआ वांग जी की तबीयत को? वांग जी ठीक है, उसे मेडिसिन नहीं खानी है। आयुआन देखो ना अंकल वांग जी को मेडिसिन खिला रहे हैं। तभी आयुआन कहता है पर डैड आप अगर मेडिसिन नहीं खाओगे तो आयुआन आपसे बात नहीं करेगा। वांग जी कहता है क्या आयुआन मुझसे बात नहीं करेगा? आयुआन कहता है हाँ क्योंकि आयुआन को गंदे बच्चे पसंद नहीं है। तभी वांग जी हंसता है और कहता है पर मैं तो तुम्हारा डैडी हूँ ना, तुम ही तो मुझे डैडी डैडी बोलते हो, फिर मैं बच्चा कहाँ से हूँ? तभी आयुआन कहता है पर डैड आप इस समय बच्चे की तरह ही नखरे कर रहे हो, ऐसे नखरे तो मैं भी नहीं करता जब मैं बीमार होता हूँ। मैं कैसे हान ग्रैंडपा की बात मानता हूँ, इसलिए आप भी अच्छे बच्चे की तरह हान ग्रैंडपा की बात मानो और चुपके से ये मेडिसिन खा लो। वांग जी कहता है ठीक है। आयुआन और हान अंकल कहते हैं तो वांग जी मेडिसिन खाएगा और फिर वांग जी मेडिसिन उठाता है और खा लेता है। उसके बाद आयुआन कहता है डैड आप क्या मिल्क शेक पीने में कंपटीशन करें, देखते हैं कौन सबसे पहले अपना गिलास खाली करता है। वांग जी कहता है ठीक है देखना आयुआन, वांग जी पहले अपना गिलास खाली करेगा और फिर दोनों बाप बेटे के बीच में मिल्क शेक ख़त्म करने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। और अब कुछ देर बाद जब मेडिसिन का असर होता है तब वांग जी आयुआन से कहता है आयुआन वांग जी को नींद आ रही है। आयुआन कहता है ओके डैड, तो चलिए सो जाते हैं। और फिर दोनों बाप बेटे बेड पर आकर लेट जाते हैं। तो गाइस इस कहानी में आपको पता चल ही गया होगा कि हमारे लैन वांग जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और ऐसा क्यों है। तो चलिए हम कुछ साल पीछे चलते हैं। तो गाइस हम ज़्यादा नहीं 7 साल पीछे चलते हैं तो चाइना का सबसे व्यस्त शहर और चाइना की राजधानी बीजिंग, जहां एक माफिया फैमिली लैन फैमिली, वैसे दुनिया की नज़र में तो ये एक इज्जतदार ईमानदार बिजनेसमैन थे, साथ ही चाइना की सबसे रिचेस्ट फैमिली में नंबर 1 पर आते थे। मगर असल बिजनेस इनका डायमंड की स्मगलिंग करना था। लैन फैमिली के मुखिया लैन कुरेन और उनके दोनों नेफ्यू लैन सिचेन और लैन वांग जी जो एक कंपनी के सीईओ थे, मगर असल में वो डायमंड की स्मगलिंग करते थे। जहां लैन कुरेन ये काम अपने नेफ्यू से इसलिए नहीं करवाता था कि वो हीरो का बिजनेस करते थे, बल्कि इसलिए करवाता था कि सिचेन और वांग जी के डैड एक बहुत बड़े डायमंड मर्चेंट थे। मगर एक दिन वांग जी के डैड एक कोहिनूर डायमंड को ऑप्शन के लिए ब्रिटेन से लेकर आ रहे थे, मगर अचानक किसी ने उन पर हमला किया और वो कोहिनूर का हीरा लेकर भाग गया।
मगर साथ ही वो वांग जी के डैड को मार गए। और जब इस बात का पता मैडम लैन को चला तो वो ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भी इस दुनिया से चली गई। और 5 साल का वांग जी और 8 साल के सीचेन की जिम्मेदारी हमारे कुरेन पर आ गई। कुरेन को तो समझ ही नहीं आया कि उसका हंसता खेलता परिवार एक पल में टूट के बिखर गया। मगर अब कुरेन के सीने में एक आग जल रही थी और वो आग थी बदले की और उस पर्सन को ढूंढने की जिसने दोनों बच्चों को अनाथ कर दिया, साथ ही कुरेन को भी अनाथ कर दिया। क्योंकि कुरेन का एक ही बड़ा भाई था जो कुरेन को बाप की तरह प्यार करता था। और मिसिस लैन जिसने कभी कुरेन और अपने दोनों बच्चों में फ़र्क नहीं समझा, कुरेन को भी अपने बेटे की तरह ही प्यार करती थी। क्योंकि कुरेन भी सीचेन से ज़्यादा नहीं बल्कि 5 साल ही बड़ा था। और फिर तब से लेकर उनके जवान होने तक कुरेन ने अपने दोनों नेफ्यू को संभाला, अपने बिजनेस को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से वो दुनिया को देख सके। साथ ही उसने हर उस इंसान का पता लगाया जो गैर कानूनी तरीक़ों से डायमंड को खरीदते थे और बेचते थे। इसलिए हमारा वांग जी और सीजेन हर उस जगह जाने लगे जहां से उन्हें लगता था कि उन्हें उनका डैड का कातिल मिल जाएगा। और इसी चक्कर में वो लोग डायमंड की स्मगलिंग करने लगे। मगर एक समय के बाद हमारे सीचेन ने अपने इस काम से अपने आप को बाहर कर दिया। क्योंकि इसी बीच हमारे सीचेन के लाइफ में एक ओमेगा गर्ल ने कदम रख लिया था और वो कोई और नहीं बल्कि सीचेन के ऑफिस में काम करने वाली सीचेन की पर्सनल सेक्रेटरी बेंचिंग थी। न जाने कैसे पर सीचेन बेंचिंग को पसंद करने लगा था और फिर उन दोनों के बीच प्यार हो गया और वो लोग हद से आगे बढ़ गए। जहाँ एक दिन बेंचिंग सीचेन को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सीचेन की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। और यही बात जब वो अपने अंकल को बताने गया तब अंकल सीचेन पर बहुत भड़कते हैं। क्योंकि वो एक ओमेगा गर्ल के लिए अपने उस मकसद से पीछे हटना चाहता था जिसके लिए उसके अंकल ने हर रोज़ हर रात उन लोगों का दिल पत्थर का बनाया था। यहाँ तक कि अंकल कुरेन ने भी ना तो किसी ओमेगा को अपनी लाइफ में आने दिया, ना ही उन्होंने किसी से प्यार किया। यहाँ तक कि उन्होंने वांग जी को भी अपने जैसी ही बना दिया था। हमारे वांग जी का हार्ट एकदम स्टोन की तरह था जिसमें ना तो कोई प्यार था ना ही कोई दया की भावना। उसका जीवन का केवल एक ही मकसद था, अपने डैड के कातिल को ढूंढना और उन्हें मौत के घाट उतारना। और ना ही हमारे वांग जी को पता था कि घर में क्या क्या चल रहा है। और इधर सीचेन अंकल कुरेन से कहता है, अंकल अब जो कुछ भी हो मगर अब मैं ना तो डैड के कातिलों को ढूंढना चाहता हूँ और ना ही किसी तरह का गैर कानूनी काम करना चाहता हूँ। मैं बेंचिंग के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ, अपने होने वाले बेबी के साथ एक हैप्पी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। बस मैं आपसे इतना ही कहने आया था। और फिर सीचेन लैन मेंशन से चला जाता है और फिर वो बेंचिंग से मैरिज कर लेता है। और फिर 9 महीने बाद बेंचिंग ने एक क्यूट सी बेबी बॉय को बर्थ दिया था। वो दोनों अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहे थे। वहीं अंकल कुरेन सीचेन से नाराज़ तो था मगर फिर भी वो सीचेन की पूरी जानकारी रखते थे। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी एक जगह डायमंड की स्मगलिंग करने वाला था मगर अचानक बीच में पुलिस वाले आ जाते हैं और वांग जी न चाहकर भी उन डायमंड को उनके असली ऑनर के पास न पहुंचा पाया, जिस वजह से उस पर्सन ने वांग जी के फैमिली को टारगेट किया और वांग जी के फैमिली को मरवा दिया। जब इस बात की खबर वांग जी को लगती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है और जिस होटल में वो रुका हुआ था उसी होटल रूम में बैठकर खूब ड्रिंक करता है। और उसी होटल में उस दिन हमारा विंग भी किसी से मिलने आया था और वो गलती से वांग जी के कमरे को नॉक करता है और वांग जी को लगता कि शायद वही गैंगस्टर डायमंड के लिए उसके पास आए हैं। और वो जल्दी से अपनी गन निकालता है और गेट को ओपन करते ही वो विंग के सिर पर वार कर देता है, जिस वजह से हमारा विंग बेहोश हो जाता है और वांग जी के ऊपर ही गिर जाता है। वांग जी भी विंग को संभाल कर अंदर अपने बेड पर फेंक देता है मगर जब वो विंग को देखता है तो वो शौक, क्योंकि विंग बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। इतना खूबसूरत ओमेगा वांग जी ने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो वो काफ़ी देर विंग को एडमायर करता है और फिर अचानक हमारे विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसके लिप्स को सक करने लगता है। धीरे धीरे वो विंग के कपड़े उतारने लगता है और उसके साथ ज़बरदस्ती नाइट स्पेंड कर लेता है और फिर विंग को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि वहाँ वांग जी को ढूंढते हुए पुलिस आ गई थी। और उसी भागा दौड़ी में हमारे वांग जी का कार एक्सीडेंट हो जाता है और वो हॉस्पिटल पहुँच जाता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है उसे समझ आ जाता है कि
समझ आ जाता है कि वो बर्बाद हो चुका है, किसी ने उसकी वर्जिनिटी ले ली। मगर किसने, यही बात को सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि विंग एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता था। उसके डैड जियान फेमियन विंग से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि विंग घर का सबसे छोटा बेटा था। हालांकि जियान फेमियन ने विंग को अडॉप्ट किया है, उसके बावजूद भी जियान फेमियन विंग से बहुत प्यार करता था। वहीं जियान फेमियन की वाइफ मैडम यू, जो विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, मगर जब वो अगले दिन विंग की हालत देखती है तो समझ जाती है विंग के साथ कुछ तो गलत हुआ है, और वो भी विंग को भला बुरा कहने लगी, जो सुनकर हमारा विंग पूरी तरह टूट गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने फिर खुद को कमरे में बंद कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। विंग बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। उसने हर वो नामुमकिन कोशिश की वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाए। वो जीना नहीं चाहता था। यही सोचते हुए जियान फेमियन ने फैसला किया कि वो उस अल्फा को ढूंढेंगे जिसने विंग के साथ गलत किया। इसी बीच जियान फेमियन और मैडम यू को पता चलता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अगर बाहर ये बात लीक हो जाती कि जियान फेमियन का अडॉप्टेड सन किसी स्ट्रेंजर से प्रेग्नेंट है, तो उनका नाम, उनकी इज्जत, सब कुछ बर्बाद हो जाता। इसलिए सारी दुनिया से ये बात छुपाते हुए कि विंग प्रेग्नेंट है, मैडम यू विंग को दूसरे शहर लाती है, जहां विंग उस बेबी को बर्थ देता है। मगर मैडम यू उस बेबी को एक अनाथ आश्रम में दे देती है और विंग से कहती है कि विंग का बेबी मरा हुआ पैदा हुआ। जो सुनकर विंग पूरी तरह टूट गया था। मगर कोई था जो वांग जी के बारे में हर बात की खबर रखता था, और ये कोई और नहीं बल्कि लैन फैमिली का वफादार सर्वेंट और लैन कुरेन का राइट हैंड हान था, जिसे लैन कुरेन ने तब घर से बाहर भेज दिया था जब उसे पता चला कि उस पर हमला होने वाला है। इसलिए हान घर से निकलने के बाद सीधा वांग जी के पास उसी होटल में उसी रूम में पहुंचा। मगर हान विंग को देखकर शौक हो जाता है, और हान को ये समझने में देर नहीं लगती कि उसके मास्टर ने इस बेचारे ओमेगा के साथ नाइट स्पेंड कर ली। और फिर वो देखने के बाद हान भी वांग जी के पीछे निकल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वांग जी ड्रंक हालत में गाड़ी चला रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया। हान जल्दी से वांग जी को हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां डॉक्टर हान को बताते हैं कि वांग जी के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है और वो लोग 24 घंटे से पहले कुछ भी नहीं कह सकते। ये सुनकर हान पूरी तरह टूट चुका था, क्योंकि एक पल में लैन फैमिली का हंसता खेलता परिवार बिखर गया था। मगर अब केवल वांग जी का ही सहारा था, मगर वो भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। मगर फाइनली 24 घंटे के बाद वांग जी को होश आ गया, मगर वो अपनी पिछली ज़िंदगी पूरी तरह भूल चुका था, यहाँ तक कि वो 10 साल का बच्चा बन गया था। हान वांग जी को हर चीज़ याद दिलाने की कोशिश करता था, मगर वांग जी को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। और अब हान ने सोचा वो वांग जी के खातिर उस ओमेगा को ढूंढेगा, शायद उसे देखकर वांग जी को कुछ याद आ जाए। और फिर हान ने जैसे तैसे विंग का पता लगाया, जहां उसे पता चला कि विंग प्रेग्नेंट था, उसका एक बेबी भी है। मगर उसकी आंटी ने विंग से झूठ बोला कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। ये सुनकर विंग डिप्रेशन में चला गया, और अब विंग के डैड ने उसे लंदन भेज दिया था उसके भाई के पास। और फिर हान ने थोड़ा और जानकारी निकाली, जहां उसे पता चला कि विंग का बेबी मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और मैडम यू ने उसे किसी अनाथ आश्रम में दे दिया है। हान को ये सुनकर गुस्सा आता है कि लैन फैमिली का वारिस अनाथ आश्रम में, और फिर हान उस बच्चे को उस अनाथ आश्रम से अडॉप्ट कर लेता है और वांग जी के पास आकर वांग जी को बताता है कि ये उसका बेबी है। आयुयान वांग जी का है। आयुयान, ये मेरा बेबी है। हान अंकल। हान कहता है जी मास्टर, और वांग जी उस बेबी को अपने सीने से लगाता है, और फिर हान भी उस बेबी को और वांग जी को उसके होम टाउन गुसू ले आता है। और तब से लेकर अब तक हान लैंड बिजनेस को भी संभाल रहा है, और साथ ही वांग जी और आयुयान की भी देखभाल कर रहा है। तो गाइस, ये थी कहानी वांग जी की। और अब हम बैक टू प्रेजेंट आते हैं, और अब हम चाइना का बीजिंग एयरपोर्ट देखते हैं, जहां आज 7 साल बाद विंग अपने भाई जियान चेन और अपने फ्रेंड न्यू सेन और शियान के साथ बीजिंग पहुंचा था, और वो सब लोग जियान मेंशन पहुंचते हैं। वहीं जियान यांगली, जो अपने दोनों भाइयों को देखकर बहुत हैप्पी थी, और वो पहले जियान चेन को हक करती है और उसके बाद विंग को, और विंग से पूछती है कि वो कैसा है। विंग कहता है मैं अच्छा हूँ सीजे, आप कैसी हैं। यांगली कहती है मैं ठीक हूँ आसिन, और सुनाओ लंदन में कैसा था, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं।
विंग कहता है सीजे ये आप क्या कह रही हैं, आप अच्छे से जानते हैं ना मुझे शादी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यांगली कहती है हाँ आचिन मैं जानती हूँ, मगर आचिन इतनी बड़ी लाइफ को तुम बिना किसी के सहारे तो नहीं बिता सकते ना, आज नहीं तो कल तुम्हें सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। जो सुनकर विंग कहता है सीजे कल के कल देखेंगे, उसे आज में याद करके क्या फ़ायदा, हम कल ही देखेंगे, फ़िलहाल तो मुझे आपके हाथ का लोटस सूप पीना है। यांगली कहती है ओके ठीक है तुम लोग बैठो मैं बनाती हूँ। विंग मुस्कुराकर कहता है थैंक यू सीजे, और अब पूरा दिन उन सभी भाइयों का अच्छा बीतता है। उसके बाद शाम तक न्यू हुसैन और शुयान दोनों ही होटल में स्टे करते हैं। वो दोनों विंग के मेंशन में नहीं रुकते हैं क्योंकि मैडम यू नहीं चाहती थी कि कोई भी बाहर वाला उनके फैमिली मैटर में डिस्टर्बेंस करे। हालांकि जिस होटल में शुयान और न्यू हुसैन रुके थे वो जियांस का ही था, और तो और जिस रूम में न्यू हुसैन और शुयान रुके थे वो उस होटल का वीआईपी रूम था। उस रूम में चैन या फिर विंग ही रुक सकते थे, उसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए जियान, चैन ने और विंग ने मिलकर उस रूम में न्यू हुसैन और शुयान को ठहराया था। और अब हम इधर देखते हैं जियान मेंशन में रात के डिनर के लिए सभी लोग नीचे आते हैं, जहां जियान फेमियान तो अपने दोनों बच्चों को देखकर हैप्पी थे, वहीं मैडम यू जियान चैन को देखकर तो हैप्पी थी मगर वहीं विंग को देखकर नहीं, और इस बात को विंग बखूबी जानता था। इसलिए डिनर खत्म होने के बाद विंग जियान फेमियान से कहता है डैड मुझे आपसे बात करनी है। जियान फेमियान कहता है हाँ बेटा कहो। विंग कहता है डैड मैं जॉब करना चाहता हूँ। जियान फेमियान शॉक होकर कहता है क्या जॉब? विंग कहता है हाँ डैड जॉब। जियान फेमियान कहता है मगर विंग हमारा यहाँ इतना बड़ा बिजनेस है, उसे संभालने के बजाय तुम किसी दूसरी कंपनी में जॉब करना चाहते हो। तभी विंग कहता है नहीं डैड मैं कंपनी में नहीं बल्कि यहाँ से दूर गुसू में एक स्कूल में टीचर की जॉब करना चाहता हूँ। जियान फेमियान फिर से शॉक होते हुए कहता है क्या गुसू में, वो भी स्कूल में? विंग कहता है हाँ डैड स्कूल में छोटे बच्चों के साथ में जीना चाहता हूँ, खेलना चाहता हूँ। वैसे भी डैड इस शहर में मेरे पुराने जख्म ताज़ा हो गए हैं, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ डैड मैं जानता हूँ आपने मुझे लंदन भेजा बिजनेस स्टडी करवाई, मगर डैड बिजनेस की पढ़ाई करने में और बिजनेस करने में बहुत फ़र्क होता है, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपके इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को सब और भी आगे ले जाने में आपकी हेल्प कर पाऊँगा। सॉरी गाइस, मुझे लगता है आज मुझे वीडियो यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि नीचे मंदिर में कुछ भजन कीर्तन चालू हो गए हैं, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा है मेरे को। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं कल इसको पूरा करूँगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और मेरी स्टोरी को एंजॉय करिए। थैंक यू, बाय बाय।